डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का समराइज रूप देखेंगे। अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इसी चैनल में आपको जो है नीचे ये सेल का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। सेल को समझते हैं कि सेल है क्या चीज़। तो सेल एक फंक्शनल यूनिट है। सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शनली वो सारे काम जो है एक सेल कर सकता है जो कि एक बड़ा ऑर्गेनिज्म करता है। तो जो बायोलॉजिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो हर जो है एक छोटी छोटी सेल से मिलकर के बना होता है। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में समझा भी है कि जैसे कि एक घर बनता है तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो ईंट होती है। ठीक उसी प्रकार से सेल भी हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। और सेल को समझाने के लिए सेल थ्योरी प्रपोज की गई और ये जो थ्योरी थी वो स्लाइडेन एंड स्वान नामक व्यक्तियों ने की, जो कि 1838 और 1839 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ये जो थ्योरी थी इसके जो मुख्य बिंदु थे वो इस प्रकार से थे कि सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, वो सभी सेल के द्वारा बने होते हैं, छोटी छोटी सेल से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी बात होती है कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए है कि ये स्ट्रक्चर के आधार पर छोटी छोटी सेल से मिलकर बने होते हैं। फंक्शंस के आधार पर ये बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करती हैं, कंबाइंड हो करके और अलग भी। अगर यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो ये जो सारे के सारे फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब एक ही सेल में हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वेल की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक सिस्टम है और तो वहाँ पर भी एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करती हैं। तो सारे काम सारे होते हैं एक सेल में भी और मल्टी सेलुलर में भी। सारी सेल जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती हैं। ये जो थ्योरी थी राउल विरकॉफ ने दी थी 1855 में। तो सेल जो होती है इसको जनरेट करने के लिए एक पहले भी कोई ना कोई सेल चाहिए होती है। टाइप ऑफ सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव सेल्स हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, हालांकि न्यूक्लियर मटेरियल इनके अंदर पाया जाता है। ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सेल के अंदर फैला होता है, बिखरा होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होती है, सेल ऑर्गेनेली जो पाई जाती है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती है। ये इनका जो साइज होता है वो भी छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज हो सकता है। इसका जो एग्जाम्पल होते हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें वेल डेवलप्ड जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं, जिनको अभी हम लोग आगे समझेंगे। इनका जो सेल साइज होता है वो बड़ा होता है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटीन्स, इन जो है प्रोटिस्ट, सब इन सभी में ये सब पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है, इनके डिफरेंस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसको एक थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं पर यूकैरियोटिक में लीनियर और हिस्टोन बाउंड जो है डीएनए पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं, कुछ राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोट में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट में 70S टाइप का पाया जाता है, वहीं पर यूकैरियोट में ये 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। साइज में प्रोकैरियोट छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक सेल के जो स्ट्रक्चर में पाई जाती है प्लाज्मा जो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो बनी होती है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, जो कि बाई लेयर होती है। फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं और उसके बाद प्रोटीन की लेयर होती है। तो इनसे ये मिलकर के बनी होती हैं। इसके कई मॉडल हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है
जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, जिसमें कि ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं। वहीं पर यूनिट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। तो ये इनका जो फंक्शन होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, सभी चीज़ों को ना अंदर आने देती हैं ना बाहर जाने देती हैं। जिनकी ज़रूरत होती है वो चीज़ें अंदर आती हैं और जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस प्रकार की ये डिज़ाइन की होती है। इसके अंदर जो सेल के अंदर है सारा जो सेल ऑर्गेनेली पड़े हुए हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। ये जेली लाइट होते हैं। मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेली है वो है हमारा न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। ये इनका जो मुख्य काम होता है वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम होता है। ये कंट्रोल सेंटर है उसका। और इसके अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होता है न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर भरा होता है, और छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। अगला सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिसमें कि राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड सिंथेसिस के लिए काम आती है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आती है। गोल्गी अपरेटस जो होता है ये पैकिंग का और सिक्रीशन का मटेरियल है, और इनके टूटने से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यही जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, और यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्म होती है, और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर इसके पास अपना डीएनए भी होता है, इसके पास अपना राइबोसोम भी होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है। वहीं पर प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। प्लास्टिड्स ये हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन रंग बिरंगे होते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, रंगीन होते हैं, ज़्यादातर स्टार्च या फूड स्टोर करने में काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनके पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यहीं पर जो दूसरा स्ट्रक्चर है राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के काम आता है। 80S टाइप का यूकैरियोट में और 70S टाइप का प्रोकैरियोट में पाया जाता है। वैक्यूल जो होती हैं वो प्लांट सेल में बड़ी बड़ी, और जो एनिमल सेल होती हैं उसमें या तो नहीं पाई जाती हैं, या अगर पाई भी जाती हैं तो बहुत छोटी पाई जाती हैं। इनका मुख्य काम जो होता है वैक्यूल का, वो स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर, उसके अंदर टर्जिडिटी तनाव बनाकर रखने का काम करती है सेल के अंदर। साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क होता है, बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा। इसमें पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। इसका फंक्शन होता है सेल को शेप देना, मूवमेंट में सपोर्ट करना। सेल डिवीज़न जो होता है सेल के अंदर दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है माइटोसिस, जिसको कि इक्वेटोरियल डिवीज़न बोलते हैं। यहाँ पर सेल 2n नंबर से 2n नंबर में बन जाएगी। एक सेल डिवाइड होगी 2n नंबर की तो फिर 2n नंबर बन जाएगा। वहीं पर दूसरा डिवीज़न होता है मियोसिस, जिसको कि रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। तो ये जो होती है जो गैमीट फॉर्मेशन के लिए काम आता है, जनरेटिव सेल्स में होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज में होते हैं। उसी प्रकार से बाकी भी प्लांट्स या एनिमल्स में जनरेटिव सेल्स में ये मियोसिस होती है। इस पे जो सेल होते हैं उसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, सेल जो होती है ग्रोथ करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं, उपापचय की क्रिया जिससे कि एनर्जी मिलती है, रिस्पॉन्स करती हैं स्टिमुलस को, और होम्योस्टेसिस करती हैं जो साम्य है, जो है साम्यावस्था मेंटेन करने का काम करती है, जो बॉडी में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।